गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टोरेज क्लासेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि स्टोरेज क्लासेस होती क्या हैं। सी एंड C++ दोनों के अंतर्गत जनरली होता क्या है कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वह वेरिएबल किसी न किसी एक वर्ग से यानी क्लास से बिलोंग रहता है। ओके, और वो वेरिएबल की जो भी बनाते हैं हम, उस वेरिएबल की विजिबिलिटी क्या होती है, यानी कहाँ कहाँ तक वो एक्सेस होगा, और वह वेरिएबल अपनी जगह कहाँ रखेगा, यानी उसकी लोकेशन कहाँ होगी। क्या प्राइमरी मेमोरी में अपनी जगह लेगा शुरू में बनते ही, या वो CPU की मेमोरी होती है जो रजिस्टर्स होते हैं उसमें रहता है। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होती हैं, उसकी विजिबिलिटी क्या होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्टोरेज क्लासेस के आधार पे हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल कहाँ तक रहेगा, क्या प्रोग्राम तक वो विजिबल रहेगा, उसकी लाइफ टाइम कहाँ तक रहेगी। ये सारी चीज़ें स्टोरेज क्लासेस के आधार पे हम बता सकते हैं। ओके, यानी डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टोरेज क्लासेस एक तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये उसकी विजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है ना, और उसकी हम कह सकते हैं उसकी लोकेशन को भी वहाँ पे बताती हैं कि वो कहाँ पे बन रहा है। ओके, तो यहाँ हम एक पॉइंट्स के आधार पे हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं कि स्टोरेज क्लास होती क्या है ना, कि स्टोरेज क्लास जनरली रिप्रेजेंट द विजिबिलिटी, ओके, द विजिबिलिटी and a location of a variable जो आप बना रहे हैं, है ना। तो जो भी आप वेरिएबल बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने int a बनाया। अब ये int a वेरिएबल जो बना है ये कहाँ रहेगा, प्राइमरी मेमोरी में अपनी जगह लेगा बाय डिफ़ॉल्ट रूप से, या CPU की रजिस्टर में पहले से ही रहेगा, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, प्रोग्राम में कहाँ तक एक्सेस होगा। ये सारी चीज़ें स्टोरेज क्लासेस के आधार पे हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो स्टोरेज क्लासेस जो होता है वो कई चीज़ों को डिस्क्राइब करता है ना, उनके बारे में अपन कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों को ये डिस्क्राइब करता है ना। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टोरेज classes are used to describe, है ना, कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। describe the following things, क्या क्या चीज़ें होगी। सबसे पहले तो स्टोरेज क्लासेस आपको ये डिस्क्राइब करती हैं कि आपका वेरिएबल का स्कोप क्या है, ग्लोबल है, लोकल है, फंक्शन टू फंक्शन एक्सेस होगा, प्रोग्राम टू प्रोग्राम एक्सेस होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीज़ें। ओके, तो सबसे पहला हो गया द वेरिएबल स्कोप। तो वेरिएबल के स्कोप के बारे में ये आपको सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। दूसरा, जैसे हमने अभी तक बात की है, वेरिएबल कहाँ पे बनता है, लोकेशन क्या होगी आपकी, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पर ये डिस्क्राइब करता है द लोकेशन, where the variable will be stored, है ना, will be stored, कि वो कहाँ पर स्टोर होगा, प्राइमरी मेमोरी में होगा या CPU की मेमोरी में होगा। तो वो भी हम स्टोरेज क्लासेस के आधार पे ही यहाँ पे बता सकते हैं कि उसकी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या होगी, ठीक है। अब जब वेरिएबल बनाते हैं हम, जैसे अभी यहाँ पे int a बनाया, तो इसमें क्या रहेगी, क्या कोई वैल्यू 0 रहेगी कि गार्बेज रहेगी या यूज़र ने दी वो रहेगी, तो वो भी कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पर स्टोरेज क्लासेस के आधार पे, ठीक है। तो द इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या होगी वो भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा स्टोरेज क्लासेस के द्वारा। तो द इनिशियलाइज्ड वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी प्रारंभिक तौर पे, वो सारी चीज़ें। वो वेरिएबल कब तक एक्सेस होगा आपका, है ना, यानी लाइफ टाइम क्या रहेगी उसकी, तो ये भी डिस्क्राइब किया जाएगा इसके आधार पे कि लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल, है ना, वेरिएबल कहाँ तक होगा, ब्लॉक के अंदर रहेगा, ब्लॉक के बाहर एक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे, यानी क्लासेस के द्वारा, स्टोरेज क्लासेस के द्वारा डिस्क्राइब होगी आपकी, है ना। और कौन उस वेरिएबल को एक्सेस करेगा, है ना, कर सकता है, तो हु कैन एक्सेस ए वेरिएबल, ठीक है। यदि ग्लोबल होगा तो हर जगह एक्सेस होगा, लोकल होगा तो उस ब्लॉक तक सीमित रहेगा। तो ये सारी चीज़ें भी स्टोरेज क्लासेस के आधार पे
हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो स्टोरेज क्लासेस होती हैं वो वेरिएबल के बारे में हमें काफ़ी सूचनाएं प्रदान करती है ना, कि वो वेरिएबल कहाँ कहाँ आपका एक्सेस होगा, किस तरह से। देखिए इसको एक बहुत ही तरीके से अपन यहाँ पर एक टेबल के रूप में भी बता सकते हैं, है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको बहुत ईजी हो जाएगी वो चीज़ आपके लिए, है ना, बताने के लिए। जैसे स्टोरेज क्लासेस क्या क्या होगी, है ना। तो स्टोरेज क्लासेस कौन कौन सी होगी वो यहाँ पर अपन लिखेंगे। तो जनरली स्टोरेज क्लासेस जो होती हैं वो 4 तरह की होती हैं आपकी, ठीक है। सबसे पहले होती हैं ऑटोमेटिक, जिसके लिए कीवर्ड होगा ऑटो आपका। दूसरा होगा आपका एक्सटर्न, EXTERN एक्सटर्नल कहते हैं इसे, ठीक है। तीसरी जो होगी आपकी स्टैटिक, ओके, स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस होगी। और नेक्स्ट चौथी होगी आपकी रजिस्टर। तो ये 4 तरह की स्टोरेज क्लासेस होती हैं आपकी, ओके, इस तरह से। अब इसका लोकेशन कहाँ होगा जब अपन ये वेरिएबल बनाएंगे, है ना। तो होता है क्या है, जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं तो उन वेरिएबल के आगे इन कीवर्ड्स का उपयोग करते हैं, ओके, ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक, रजिस्टर्स, ये सारे। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लोकेशन क्या होगी, है ना। तो लोकेशन का यहाँ पर यही है कि मेमोरी, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी में रहेगी। मेमोरी स्टैक भी बोलते हैं इसे, है ना। तो ये स्टैक के अंदर रहेगी। स्टैक का मतलब ये हुआ कि जहाँ बनाया आपने तो वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही अपनी जगह लेगा, ओके। यदि हम एक्सटर्नल की बात करें तो ये क्या करता है कि जहाँ आपने बनाया है, ठीक है, तो उसी लोकेशन पे होगा, यानी डेटा सेगमेंट के अंदर ही अपनी ये क्या करेगा, स्टोरेज रखेगा। यानी ये भी प्राइमरी मेमोरी में ही बनता है आपका, है ना, वहीं पे रहेगा। स्टैटिक है, ये भी आपका डेटा सेगमेंट में ही रहेगा, ओके, यानी जहाँ बनाया वहीं पे, यानी ये भी बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी मेमोरी लोकेशन को ही एक्सेस करेगा। लेकिन जैसे ही आपने कीवर्ड रजिस्टर्ड यूज़ किया वेरिएबल को बनाते समय, यानी जैसे आपने कहीं इंट ए लिखा और इसके आगे रजिस्टर्ड कीवर्ड यूज़ किया, तो वो सीपीयू की जो उसकी खुद की मेमोरी होती है, यानी सीपीयू की जो रजिस्टर्स होते हैं उसमें जाके वो स्टोर होता है, ओके। तो ये बाकी सारे जितने भी होंगे वो प्राइमरी मेमोरी की लोकेशन लेंगे, लेकिन ये सीपीयू की रजिस्टर्स के अंदर होगा, है ना। अब अपन यहाँ पे ये बात करते हैं कि ये जो वेरिएबल बनता है तो इनकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, है ना। जब भी अपन कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसमें स्टोरेज क्लासेस का अपन यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर तो उसमें वैल्यूज़ कौन सी होगी, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, है ना। तो इनिशियल वैल्यू क्या आएगी, तो इनिशियल वैल्यू की यदि अपन बात करें, ओके, तो ऑटो जो होता है उसमें गार्बेज आएगी। जब तक आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो उसमें गार्बेज रहेगी, कुछ भी हो सकती है ना। एक्सटर्न के अंदर 0 रहेगी आपकी, ठीक है। इस तरह से स्टैटिक के अंदर भी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगी। और रजिस्टर्ड यदि आप बना रहे हैं और इसमें भी आपने कोई वैल्यू नहीं दी है तो इसमें भी वैल्यू हमेशा आपकी गार्बेज रहेगी, ठीक है, इस तरह से। अब अपन बात करते हैं ये कहाँ कहाँ तक एक्सेस होंगे, स्कोप, इसका एरिया कहाँ कहाँ तक होगा आपका, ठीक है। तो यदि आपने ऑटो बना दिया और ऑटो बनाते समय आपने कोई ब्लॉक बनाया तो विद इन द ब्लॉक, है ना, उस ब्लॉक तक ये क्या रहेगी आपकी, है ना। तो विद इन द ब्लॉक, उस ब्लॉक तक सीमित रहेगा ये, ठीक है, जिस ब्लॉक तक आपने बनाया है उस तक, है ना। एक्सटर्न में क्या होगा कि ये जनरली ग्लोबल वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है आपका, है ना। तो जो भी आपकी फाइल्स होगी 1 या 2 या जो भी उन फाइल्स के बीच में कम्युनिकेशन या उनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र में भी एक्सटर्न का उपयोग होगा, है ना, और अपनी वैल्यू रखेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह होता है आपका, है ना। ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल मल्टीपल फाइल्स के बीच में, है ना, आदान प्रदान, वहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको स्कोप जो होता है, एक्सटर्न का स्कोप जो होता है वो ग्लोबल होता है, यानी मल्टीपल फाइल्स के बीच में भी डेटा ट्रांसफरिंग करेगा ये, ओके, और वैल्यू अपनी सेम रखेगा। स्टैटिक जो होता है ये भी विद इन द ब्लॉक होता है, जिस ब्लॉक के अंदर बना रखा है उसी ब्लॉक तक ये सीमित रहता है आपका, है ना। और रजिस्टर जो है वो भी विद इन द ब्लॉक ही आपका रहता है, विद इन द ब्लॉक, यानी जिस ब्लॉक को बना रहा ब्लॉक होता है ना, ये इस तरह से आप ब्लॉक बनाते हैं कोई भी तो उस ब्लॉक तक ही सीमित रहता है आपका, ठीक है, इस तरह से। अब यदि अपन बात करें कि ये जो स्टैटिक वगैरह जो आप यहाँ पर क्लासेस यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं तो इनकी लाइफ क्या रहती है, कब तक वो वेरिएबल रहेंगे आपके, है ना। तो ऑटो एंड ऑफ द प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम है पूरा आपका उस प्रोग्राम तक ये जीवित रहेंगे, यानी एक्सेस होंगे आपके, ठीक है, इस तरह से, ओके। और यदि अपन बात करें एक्सटर्न की, तो एक्सटर्न जो होगा ये भी आपका एंड ऑफ द प्रोग्राम तक रहेगा, है ना, जब तक आपका प्रोग्राम है तब तक रहेगा आपका, ओके।
इस तरह से। तो एंड ऑफ द प्रोग्राम तक रहेगा आपका। ओके, ये भी एंड ऑफ द प्रोग्राम तक रहेगा आपका, और ये ब्लॉक तक रहेगा, है ना, एंड ऑफ द ब्लॉक। ओके, तो जब तक आपका ब्लॉक है तब तक रहेगा। हाँ, जनरली ऑटो भी क्या करता है, एंड ऑफ द प्रोग्राम होता है, लेकिन आपने मल्टीपल बना रखे हैं तो वो भी आपका ब्लॉक तक आपका रहेगा, यानी आपने कोई ब्लॉक बना दिया उस ब्लॉक तक ये सीमित रहेगा आपका। ओके, इस तरह से। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे भी वेरिएबल बनाया कोई भी इंट ए, ओके, और उसमें एक वैल्यू आपने डाल दी, उसके आगे ऑटो कीवर्ड। तो ऑटो जो होती है वो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लासेस होती है, आपने कहीं पे भी ऑटो कीवर्ड नहीं भी लगाया तो वो डिफ़ॉल्ट मानी जाती हैं। ओके, और इस तरह से यहाँ पर मैंने ऑटो लगा दिया और यहाँ पे इंट ए और उसके अंदर 20 वैल्यू डाल दी, है ना, तो ये ब्लॉक तक सीमित रहेगी। तो इस तरह से जैसे हमने यहाँ टेबल में बोला था कि ऑटो जो होगा, यदि आपने ब्लॉक बना रखे हैं तो एंड ऑफ द प्रोग्राम यानी कि वो तो रहेगा लेकिन वो ब्लॉक तक सीमित रहेगा। उस ब्लॉक के अंदर जो वैल्यूज़ है वो वहाँ पे होगी। जैसे ही वो ब्लॉक समाप्त हुआ उसके बाद दूसरा जो भी आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू वहाँ पर आपको विजिबल होना शुरू हो जाएगी। तो इसकी जो लाइफ टाइम होगी वो एंड ऑफ द ब्लॉक होगी, और रजिस्टर की भी एंड ऑफ द ब्लॉक होगी, ठीक है। और एक्सटर्न जो होगा वो एंड ऑफ द प्रोग्राम तक चलेगा, और स्टैटिक भी एंड ऑफ द प्रोग्राम तक चलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं आपने वेरिएबल बनाते समय स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया है ना, स्टैटिक इंट, ओके, और आपने इस तरह से वहाँ पे वैल्यू, तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रहती है, और एक बार इसकी वैल्यू जो भी आपने रखी है ना वो फिक्स हो जाती है। अब चाहे वो कहीं दूसरे प्रोग्राम या फंक्शन के अंदर भी उसकी वैल्यू वहाँ पर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वो लास्ट वैल्यू ही आपको एक्सेस होगी, यानी लास्ट वैल्यू ही मिलेगी, वापस से वो शुरू से इनिशियलाइज नहीं होगी, है ना। ऐसे जैसे मान लो किसी वेरिएबल की वैल्यू शुरू में 1 कर दी, है ना, वो स्टैटिक था, उसके बाद उसमें कुछ इंक्रीमेंट करके कोई वैल्यू हो गई, तो वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू ही हर जगह आपको एक्सेस होगी वापस से। ओके, ऐसा नहीं कि वापस से वो री इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो स्टैटिक का ये नेचर रहता है आपका। अब जैसे आपने कहीं पे भी कोई कीवर्ड यूज़ किया रजिस्टर्ड, है ना, वेरिएबल बनाते समय आपने वहाँ वेरिएबल बना दिया, तो ये क्या करेगा, पहले से ही उस वेरिएबल को सीपीयू की जो खुद की मेमोरी होती है यानी रजिस्टर्ड होता है उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। ओके, तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर ये नहीं बनता है, ये रजिस्टर्स के अंदर बनता है, ताकि प्रोग्राम फास्ट होता है आपका और प्रोसेसिंग टाइम जो होता है वो थोड़ा सा कम लगता है ना। तो इस तरह से प्रोग्राम आपके थोड़े तेज़ चलते हैं। ओके, और एक्सटर्न की बात करें तो ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह होता है आपका, है ना। जैसे कहीं पे भी आपने एक्सटर्न इंट और कोई भी वेरिएबल बना दिया तो ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है, और कहीं पे भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी वेरिएबल यदि एक या एक से अधिक फाइल के बीच में उसे शेयर करना चाहते हैं तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका एक्सटर्न होता है। तो ये 4 तरह की स्टोरेज क्लासेस होती हैं, एक्सटर्न, ऑटो, स्टैटिक एंड रजिस्टर्स। ओके, तो इनके बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, स्पेशली ये जो मैंने टेबल बनाई है इसके ऊपर थोड़ा सा आप फोकस करें। मैं वापस से एक बार बता देता हूँ, स्टोरेज क्लासेस ये 4 तरह की, इनका जो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज होता है वो स्टैक यानी प्राइमरी मेमोरी, या डेटा सेगमेंट में जहाँ बनाया वहाँ पे डेटा सेगमेंट प्राइमरी मेमोरी में, और ये सीपीयू की रजिस्टर्स में। ऑटो की जो इनिशियल वैल्यू होती हैं वो गार्बेज रहती हैं जब तक आप नहीं देते कोई वैल्यू। ओके, और रजिस्टर्ड की भी गार्बेज रहती हैं। एक्सटर्न एंड स्टैटिक की 0 रहती हैं। स्कोप जो होता है वो विद इन द ब्लॉक होता है आपका ऑटो का, यानी लाइफ टाइम भी आपकी ब्लॉक तक रहेगी उसकी। ओके, और एक तरह से कहें तो कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं करते तो एंड ऑफ प्रोग्राम तक उसका जनरली वो वहाँ पर एक्सेस होते रहते हैं। ओके, यदि हम एक्सटर्नल की बात करें तो ग्लोबल ये स्कोप रहता है इसका, यानी मल्टीपल फाइल के बीच में भी वो वेरिएबल आपको मिलेगा। स्टैटिक विद इन द ब्लॉक होगा, जिस ब्लॉक तक बनाया है, ओके, अपनी वैल्यू के साथ। रजिस्टर्ड भी विद इन द ब्लॉक रहेगा, और एक्सटर्न की जो लाइफ टाइम होगी वो एंड ऑफ द प्रोग्राम होगी। स्टैटिक की भी एंड ऑफ द प्रोग्राम तक रहेगा वो, और रजिस्टर्ड जिस ब्लॉक तक बनाया उस ब्लॉक तक वो सीमित रहेगा। ओके, तो इस तरह से स्टोरेज क्लासेस के बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।